Hello everyone, welcome back to the channel once again, Ignite Learning with Pallavi. So today we will do a very important topic, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को ऑब्वियसली, विच इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करना है क्वेश्चन, कि हम उस तरीके से क्वेश्चंस करें कि इशू भी ना आए, हमें प्रॉब्लम ना हो, आंसर्स अच्छे से हम फाइंड आउट कर पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेरी आती है बच्चों की दैट कि मैम पैसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चंस हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, हमें ये इशू आता है। सो टुडे कह लो ये मास्टर ब्लास्टर क्लास है कि अगर इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेते हो तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, कि आपको कैसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि वो इजीली आपको सॉल्व हो जाएं, आप इजीली समझ सको, फॉलो अप कर सको। ठीक है। सो आईसीएसई या कोई सीबीएसई बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज इज़ अ वेरी कॉमन पार्ट जो आता ही आता है। एक्चुअल प्रॉब्लम होती क्या है ना कि कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसको अंडरस्टैंड करना, आंसर फ्रेम करना और जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो वोकैबलरीज होती हैं, जिस टाइप के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट आफ्टर दिस वीडियो कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रीहेंशन ईजी भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, but most of them, almost 99% of the students do this wrong and faces a lot of problems regarding the comprehension part. So because of that we will do some examples. I'm taking some example, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स में लेके आई हूँ जो हम उसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो सिर्फ रीडिंग एक्सरसाइज समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन को पहले समझो, फिर उसको अप्लाई करो, क्वेश्चंस पढ़ो, फिर देखो कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि पहले हमें पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर आप पैसेज पढ़ो। क्योंकि अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन देखोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि यू आर एट द इनिशियल एज। क्योंकि जिस इंसान ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है कॉम्प्रिहेंशन को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो उसको आइडिया हो जाता है, तो वो एक बार पैसेज पढ़ता है, क्वेश्चन देखते हैं, वो आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर फेस में हैं तो इट्स बेटर कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा वाला चीज़ है, ये वर्ड है, मुझे ये पैसेज में ढूंढना है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। ये सबसे एक सीक्रेट टिप है मेरी साइड से कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद आप किसी पैराग्राफ पे जाओ, इसके बाद अपने पैसेज को पढ़ो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। और आप इजीली एनालाइज भी कर पाओगे और क्वेश्चंस को के आंसर्स को ढूंढ भी पाओगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, लेट्स टेक एग्जांपल, द फर्स्ट पैसेज जो कि है एजुकेशन के ऊपर है, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी चेंज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो द करेक्ट आंसर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ा? नहीं, पहले मैंने पैसेज पढ़ा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ना एक कॉमन सेंस की तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप पैसेज से रिलेटेड ही आंसर लिखेंगे, लेकिन आप कॉमनली उस आंसर को अपने कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप अपने आंसर्स को खुद लिख सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे पूछा है कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन के फॉर्म में चेंज हो रही है, तो ज़रूरी है कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही है। अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ा तो आपको ध्यान आ जाएगा, या फिर आप खुद भी लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, एजुकेशनल एप्लीकेशंस दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एट देयर ओन पेस। यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सेल्फ अटेम्प्टेड होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन वो आपका बस एक आपका माइंड लेवल, आपका एक इंटेलिजेंसी चेक करते हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो किसी चीज़ को।
आप कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके फैमिलियर हो। बेसिकली एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज का ये मतलब होता है कि अगर आप नई चीज़ें देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप कितना उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखते हैं कि व्हाट डज़ द राइटर क्रिटिसाइज मॉडर्न एजुकेशन। सो नाउ दिस इज़ अ इन्फ्लुएंशियल, मतलब लुक फॉर नेगेटिव टोन वर्ड्स लाइक क्विक रिजल्ट, मेमोराइजेशन, फेल टू डेवलप क्रिएटिविटी। मतलब राइटर यहाँ पे क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्यों कह रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो ख़राब है, उसको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा, बिकॉज हम ज़्यादा आज के ज़माने में नॉलेज से ज़्यादा हम मार्क्स पे बिलीव करते हैं, और हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज़ आवर मेन कोर। हम ज़्यादा कि हाँ, हम कैसे जज करते हैं किसी को। अगर सपोज़ मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और एक के नहीं आए हैं, मतलब एक इतना अच्छा नहीं है एग्ज़ाम में, तो हम मार्क्स से जज कर लेते हैं ना कि हाँ भाई यार उसके अच्छे मार्क्स हैं तो इसने बहुत पढ़ाई की होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए होंगे। लेकिन जो दूसरा है जिसके इतने मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि इसने नहीं किया होगा कुछ, इतनी मेहनत ही नहीं की होगी कि नंबर आएंगे, हम हो या कोई भी हो। ठीक है, तो बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे जो है ऑथर, वो यही कहता है कि मॉडर्न एजुकेशन को इसीलिए वो क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनिस्ट व्हाट इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। क्या क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, हमें एजुकेशन लेना क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो द रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू शेप रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल एंड डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। ठीक है, कि जिससे कि हमारी एक, हम नॉलेज गेन कर सकें, चीज़ों को कैसे सोचना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे सोच सूझबूझ होनी चाहिए, हम उन सारी चीज़ों के बारे में सीख सकें, समझ सकें, अडेप्ट कर सकें, इसलिए ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आप इजीली खुद भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। आप जो भी लिखो मतलब अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके उस पैराग्राफ से रिलेटेड लिखो, उस पैराग्राफ में जो दे रखा है उससे ही रिलेटेड हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्वायर का मीनिंग क्या है। तो आंसर में जो आपको पैराग्राफ का रेफरेंस भी बहुत बार दे दिया जाता है कि आप पैराग्राफ 3 में से ढूंढो या पैराग्राफ 2 में से ढूंढो, पैराग्राफ 1 में से ढूंढो, रेफरेंस दिया जाता है। नहीं भी दिया जाता है तो एक्वायर का मतलब क्या होता है, गेन करना। अब इसी की जगह पे एक्वायर का आपसे एंटोनियम पूछ सकता है, सिनोनियम पूछ सकता है, या बहुत बार ये पूछ सकते हैं कि हम एक्वायर वर्ड यूज्ड कहाँ कर सकते हैं, या फिर इस पैराग्राफ में कहाँ यूज़ हुआ है, किस सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, केयरलेस थिंकिंग, डीपली एनालिटिक थिंकिंग, या इमोशनल थिंकिंग, या कंफ्यूज थिंकिंग। ऑब्वियसली डीपली एनालिटिक थिंकिंग, जिस चीज़ को आप बहुत गहन विचार के साथ आप जिस चीज़ को समझते हैं और समझाते हैं और सोचते हैं उसको ही हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ओके, हमने आंसर शॉर्ट रखे हैं, जो कि अननेसेसरी लाइंस या एक्स्ट्रा स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनसिन पैसेज का मतलब होता है जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के जो नंबर्स होते हैं ना, वो 1 या 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। हमें उसी के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रिसाइज आंसर देना होता है, बहुत ही सटीक आंसर देना होता है कि बस जो पूछा है सिंपल फैक्चुअल लिख के ख़त्म करो। ये नहीं कि उस क्वेश्चन में लगे पड़े हैं, नो। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ एक और पैराग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बार इसको भी करके देखते हैं। हमने पहला वाला समझ लिया कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब यही जैसे कि पैराग्राफ एआई पे है, टुडेज टाइम इज़
so much things are based on AI, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन में क्या उसका इम्पैक्ट है, कैसे हमारी एजुकेशनल फील्ड इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा पैराग्राफ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, बट हाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि एआई, यहाँ पे जो राइटर कहना चाह रहा है वो एआई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके सपोर्ट में भी ये चीज़ नहीं कह रहा, क्योंकि हम टोटली एआई पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमें कोई वर्ड नहीं आता, हम डिक्शनरी का आज के ज़माने में यूज़ करते हैं? येस और नो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आजकल हर किसी के पास नेट अवेलेबल है, फ़ोन अवेलेबल है। वो क्या करता है, अरे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, चलो गूगल कर लेते हैं, समझ आ जाता है। तो बट वही एफर्ट्स हमें डिक्शनरी में ढूंढने में लगेंगे ना, ये वर्ड ढूंढना, कौन से पेज पे होगा, कहाँ पे होगा, मिलेगा, ढूंढेंगे तब जानेंगे। बट वही चीज़ इतना इजी हो गया, गूगल पे डाला, हो गया, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एआई कंट्रोल करे। हमें एआई को कंट्रोल करना है, ना कि एआई हमें कंट्रोल करे। ठीक है? तो बहुत बार ऐसा हम हावी हो चुके हैं इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट हमारे ऊपर ऐसा हावी हो गया है कि हम बिना नेट के या बिना, अगर आपका एक बार मतलब जैसे कि इवन मंथली रिचार्ज होता है, तो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो कैसे सोचते हो यार, रिचार्ज ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ, जल्दी से रिचार्ज करवा लेता हूँ। आप पेशेंस रखते हो कि नहीं नहीं, रिचार्ज कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया, मेरे पास और भी तो चीज़ें हैं, मैं बुक से पढ़ लूँगा या कुछ। लेकिन हाँ, हमारे ओके, दैट्स ऑल्सो फाइन कि हमें अपने टाइम के साथ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग टाइम था जब नेट इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी अवेलेबल, लेकिन अब है तो हमें उसका यूज़ करना है। लेकिन कोई भी चीज़ जब वो ओवर यूज़ होने लगती है तो वो हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वही चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई है एआई से रिलेटेड। वो राइटर इसके खिलाफ नहीं है, राइटर ने एआई के प्रोज एंड कॉन्स जो एजुकेशन फील्ड में यूज़ हो रहे हैं और जो जिस तरीके से हो रहे हैं उन्हीं के बारे में बताया। ठीक है, तो लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ की पैसेज इज़ मेनली अबाउट। एआई के बारे में, एआई का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है एजुकेशन में। सेकेंड इज़ कि वाई आर सम एक्सपर्ट्स वरीड अबाउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ एआई, बिकॉज students lose independency and also their thinking abilities and also problem solving abilities, because एआई पे डिपेंडेंट आप इतना ज़्यादा हो गए हो कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ खो चुके हो कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना कर सकते हो, आप किस चीज़ों को किस, क्योंकि देखो, अगर आपके पास, मान लो अगर मैंने आपको कोई ऐसी चीज़ दी, जो मैंने आपको सपोज एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, और मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आप लोग को खुद बना के लाना है। ठीक है, आपकी टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया और आपको बोला कि आपको खुद बना के लाना है, तो क्या ऐसा कोई आज के ज़माने में बच्चा होगा जो कहेगा खुद चलना यार, नेट पे चेक करेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट, अगर वही नेट आज नहीं होता तो आप खुद सोचते ना, क्रिएटिव और सोचते ना। आपके दिमाग से ज़्यादा क्रिएटिव एआई नहीं है और ना कभी हो सकता है, बिकॉज ह्यूमंस ने जब एआई को बनाया तो वो ह्यूमन से तेज़ कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ है कि अगर आपके दिमाग से ज़्यादा तेज़ नहीं है तो दैट मीन्स आपके ऊपर वो एआई हावी हो चुका है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि हम खुद की एबिलिटीज़ को नहीं परख पा रहे कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। अगर मैंने प्रोजेक्ट दिया है और आपको मैंने कहा कि आपको नेट का यूज़ नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, अगर आपने किया तो मुझे पता चल जाएगा, तो आप एक कंडीशन के बाद सोचोगे ना कि यार मैम को तो पता चल जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ, आप सोचोगे, नई नई चीज़ें सोचोगे, समझोगे, आइडियाज़ लो, नो डाउट, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से करना है, कितना अच्छा कर सकते हो, ये अब आपके ऊपर है। उस चीज़ को धीरे धीरे बच्चे छोड़ दे रहे हैं, उस चीज़ को धीरे धीरे भूल जा रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे, गूगल तो ऑब्वियसली है ही, जिस पे हम देख लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये है वो है, करके कर देते हैं। तो वहाँ आपका माइंड कहाँ लगा, आपके एफर्ट्स कहाँ लगे, नहीं लगे ना। तो वो चीज़ हम आज के टाइम पे उस चीज़ को, उस एफ़र्ट को ख़त्म कर चुके हैं। तो एक्चुअली ऑथर
और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को लेके ही वरीड है। हाउ कैन ए आई बिकम यूज़फुल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? यूज़फुल कैसे है कि ए आई हमारा टाइम बचाता है, जो हमारा क्लासरूम लर्निंग है, हमारे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको समझाने में भी हेल्प करता है। अब जैसे को ऑब्वियस सी बात है, जो ये नेट वाला एरा है, जो ये ऑनलाइन वाला एरा है, ये आफ्टर कोविड आया। कोविड के टाइम पे अगर हमारे पास तब तक अगर ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो क्या पॉसिबल था कि हम वापस से ट्रैक पे आ पाते? एटलीस्ट हम किसी भी कोने में थे देश के तो हम एक दूसरे से कनेक्ट तो हो पाते थे। लोगों के काम चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वर्क फ्रॉम स्कूल चल रहा था, मतलब स्कूल फ्रॉम होम चल रहा था कि मतलब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर पे हैं और वो अपने घर पे हैं, आप कनेक्टेड है, आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई काम उतना रुका नहीं। हाँ, फिजिकली और एक वर्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन स्टिल हम ज़ीरो पे नहीं आए। बट यूज़ ऐसी बात नहीं है, अगर कोई चीज़ यूज़फुल नहीं है तो हम क्यों यूज़ करते? अगर ये चीज़ यूज़फुल नहीं होती तो हम यूज़ ही नहीं करते ना। यूज़फुल है तभी तो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें हर चीज़ की एक लिमिट, इवन नॉट अ स्टूडेंट लाइफ, कोई भी अगर किसी चीज़ को आप बहुत एक्सेसिव में यूज़ करेंगे तो वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप जो भी करो सही करो और लिमिट में यूज़ करो। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट क्लासरूम लर्निंग बाय सेविंग डैश टाइम। टाइम बचाता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब मैंने जैसे डिक्शनरी वाला एग्जाम्पल दिया, आपका उसमें क्या बचा? टाइम बचा, एफर्ट बचा। ठीक है, वही टाइम एफर्ट आपको ढूंढने में लगता कौन से पेज में था, शायद वो 100वें पेज में 200वें पेज पे होता, तो आपको टाइम लगता ना उस वर्ड को ढूंढने में। लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम बच गया, विद इन अ सेकेंड्स यू विल गेट योर आंसर इन योर गूगल फॉर्म और चैट जीपीटी और वट एवर यू आर यूजिंग। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ पे डिपेंडेंस का मीनिंग जानना है। डिपेंडेंस का मीनिंग यूज्ड इन पैसेज, जस्ट उसके अकॉर्डिंग बहुत बार आपको मीनिंग दिया होता है और आपको वर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, कि ये मीनिंग दे दिया सपोज, और आपको उसके अकॉर्डिंग पैसेज में से वर्ड ढूंढना है रेलेवेंट। मतलब मीनिंग दिया हुआ है, आपको वर्ड ढूंढना है। जैसे कि इसमें आपको मैंने क्वेश्चन में मीनिंग पूछा है आपसे कि डिपेंडेंस का मीनिंग बताओ पैसेज में से। अब मैं वही उल्टा पूछ दूँ कि डिपेंडेंस से रिलेटेड वहाँ पे वर्ड पूछा है तो वो बताओ, सिनोनिम पूछा है वो बताओ, एंटोनिम पूछेगा वो बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही है। अनसिन का मतलब क्या होता है? अनसिन पैसेज मीन्स जो पैसेज आपने देखा नहीं, जो आपको पता नहीं, लेकिन आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आप कैसे उन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, कि जो है कि एआई शुड कंप्लीटली रिप्लेस टीचर्स। फॉल्स। एआई कंप्लीटली टीचर्स को रिप्लेस कर ही नहीं सकता और ना कभी कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें टीचर्स कर सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस कर सकता है, वो एआई, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बोली कि एआई को हमने बनाया, एआई ने हमें नहीं बनाया। तो एआई इतना भी वास्ट नहीं है कि ह्यूमंस के माइंड से भी वो तेज़ हो। इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए एक कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, एक कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इन्हांस हो, इम्प्रूव हो और एग्ज़ाम में फोड़ कर आओ। बेसिकली हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ो और पैराग्राफ बाद में। पहले राइटर की टोन को समझो, वो क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है। वो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप खुद भी दे सकते हो, मतलब पैसेज से रेफरल होके। ठीक है, कि आपको बार बार पैराग्राफ नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ आप बार बार पढ़ो। आप उतनी ही बार पढ़ सकते हो, उतना ही पढ़ सकते हो जितना आपके पास टाइम भी एक लिमिट है और आपको बाकी पेपर भी करना होता है। तो आप इसी में ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो आप बाकी पेपर पर कर ही नहीं पाओगे। कीवर्ड्स जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करो। सपोज क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है डिपेंडेंट और आपको पैराग्राफ में कहीं डिपेंडेंट मिल गया, तो उससे रिलेटेड ना वो लाइन पढ़ो कि यहाँ पे ये तो नहीं मिला। यू विल अंडरस्टैंड इजीली कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है, ये इसका आंसर हो सकता है।
ठीक है। और हमेशा आंसर्स को शॉर्ट एंड कंसाइज एंड प्रिसाइज रखो। जो भी पूछा है एकदम फैक्चुअल, करेक्ट, सटीक आंसर दो। ये नहीं कि आपने पूरी स्टोरी लिखनी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियंस उसमें ऐड मत करो, ओपिनियन मत देने लगो। जो पैराग्राफ में पूछा, जो क्वेश्चन में पूछा, उतना ही आंसर दो, क्योंकि उसमें आपसे ओपिनियन नहीं पूछा, उसमें आपसे आंसर पूछा है। जहाँ पे ओपिनियन जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ उस हिसाब से, सपोज कभी कभी क्वेश्चन में या पैराग्राफ में कुछ ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट्स योर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू दिस, तब आप अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन हर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैंने किसी में नहीं पूछा और आपने अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन फिर भी मैम हमें करना चाहिए, मतलब अगर आप इस चीज़ को लिखते हो तो वो गलत है, क्योंकि उसमें आपसे ओपिनियन नहीं पूछा। ठीक है, तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जिससे कि इजीली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उससे रेलेवेंट अगर कुछ कीवर्ड्स हैं तो उसको आपको देखना है, समझना है, और उसको आपको अपने पैराग्राफ में ढूंढ के ही, पैराग्राफ हमेशा बाद में आएगा क्वेश्चन के। सो डूइंग द कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आप पे एक बर्डन है, इट्स जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सो बेसिकली, सो आफ्टर टुडेज मास्टर क्लास ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, आई एम होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द होल थिंग, कि क्या, कैसे, क्या करना है, क्या स्टेप्स है जिसे फॉलो करना है। एंड मेन थिंग, यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट फॉर योर स्टडीज़, कि आप अगर कंसिस्टेंटली एक ही कॉम्प्रीहेंशन रोज़ करते हो तो आई डोंट थिंक सो यू विल एवर गेट एनी फेस एनी इशू। तो एंड ऑल्सो वोकेबलरीज पे ध्यान दीजिए, और जितना हो सके डिफ़िकल्ट पैसेजेस को करना है जो आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं, रेलेवेंट है उन क्वेश्चंस को। और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है, एंड आप उसको विज़िट करेंगे, उनको सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड। एंड जो भी चीज़ होगी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट क्या इशू आ रहा है, कोई भी अगर डाउट है प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट तभी तो मैं इशू को फॉलो आपके सॉल्व कर सकती हूँ। प्लीज़ डू कमेंट डाउन। एंड ऑल्सो आपको जो भी एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको डिफ़िकल्टी नज़र आती है, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई विल मेक अ वीडियो अकॉर्डिंगली। इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू कमेंट, like, share, subscribe according to it, because that is very important for me. Okay, my efforts is way more, अगर आप मेरे लिए कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉलो फॉर मोर दीज काइंड ऑफ एंड टॉपिक्स एंड योर अपकमिंग वीडियोज़ जो बहुत ही अच्छी अच्छी आने वाली हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट and like my videos, and please do share with your friends, your cousins, your anyone whosoever need it. And also follow my Telegram channel for PDFs and notes, and I will also share the relevant comprehensions too. Thank you very much. Thanks for watching.